नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुर्खियों के साथ। अफगानिस्तान में अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला। पाकिस्तान से सटी सीमा पर गिराया 10,000 किलो का गैर परमाणु बम। हामिद करजई ने हमले को बताया अमानवीय और खौफनाक। दस विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को 5, कांग्रेस को 3 सीटें। श्रीनगर लोकसभा सीट के 38 बूथों पर महज 2% वोटिंग। शनिवार को मतगणना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज। नागपुर में डिजिटल भुगतान से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री। 75 शहरों में कैशलेस भुगतान प्रणाली का होगा ऐलान। देश भर में गर्मी से बुरा हाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से तैयारियों पर मांगा जवाब। राजस्थान में पारा 45 के पार। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का शानदार प्रदर्शन। पीवी सिंधु, श्रीकांत और प्रणीत क्वार्टर फाइनल में। स्पेन की कैरोलिना से सिंधु की भिड़ंत आज। और आज बुलेटिन की शुरुआत तमाम अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। अमेरिका ने अफगानिस्तान में सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिराया है। अमेरिका ने यह कार्रवाई आईएस की सुरंगों और आतंकियों को निशाना बनाकर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बम हमले को सफल सैन्य अभियान बताया। सीरिया और उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने बीती रात अफगानिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। पाकिस्तान से सटी अफगानिस्तान सीमा पर अमेरिका ने सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिराया। मदर ऑफ ऑल बम्स के नाम से जाने जाने वाला GBU-43 बम का इस्तेमाल इससे पहले कभी नहीं किया गया है। पेंटागन के मुताबिक अफगानिस्तान के नंगरहर प्रांत में इस बम को गिराया गया, जहां आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। हमला स्थानीय समय अनुसार गुरुवार शाम 7 बजे किया गया। The United States takes the fight against ISIS very seriously, and in order to defeat the group, we must deny them operational space, which we did. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अमेरिकी हमले की तारीफ करते हुए इसे कामयाब करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस हमले से दुनिया भर के आतंकियों को सबक मिलेगा। We have incredible leaders in the military and we have incredible military and we are very proud of them and this was another very successful mission. बम का वजन 9,800 किलोग्राम था और इसकी लंबाई 30 फीट से ज्यादा थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमले में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें कई बड़े आतंकी भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस हमले के जरिए पाकिस्तानी सीमा पर आतंकियों के सुरंगी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जिस जगह बम गिराया गया वहां बड़ी तादाद में आतंकियों ने पनाह ले रखी थी। पेंटागन ने यह भी दावा किया है कि हमले से पहले हर तरह की सावधानी बरती गई, जिससे आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। ये हमला पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में आईएस से लड़ाई के दौरान अमेरिकी सैनिक की मौत के बाद हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने अमेरिका के हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। पूर्व राष्ट्रपति ने हमले के बाद 3 ट्वीट किए और नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा, मैं अमेरिकी सेना की ओर से अफगानिस्तान में सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिराए जाने की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने आगे लिखा, अमेरिका ने जो किया है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये अमानवीय और खौफनाक है। हमारे देश का इस्तेमाल खतरनाक हथियारों के टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है। वहीं सीरिया पर अमेरिका और रूस में खाई बढ़ती जा रही है। सीरिया के खिलाफ सुरक्षा परिषद में आए प्रस्ताव को रूस ने वीटो कर दिया है। उधर मॉस्को में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर आम राय नहीं बन सकी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने सीरिया के खिलाफ मसौदा प्रस्ताव को वीटो कर दिया। यह प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने रखा था। इसमें रासायनिक हमले की जांच में सीरिया सरकार को सहयोग करने को कहा गया था। सीरिया के पक्ष में रूस ने 8वीं बार वीटो का प्रयोग किया है। प्रस्ताव के पक्ष में 10 और विरोध में 2 वोट पड़े। चीन समेत 3 देश बैठक से गैर हाजिर रहे। It is Russia to stop covering for Assad. It is long past time for Russia to push seriously for peace and not continue to be part of the problem. Мы просто с большим удивлением
Никто не выезжал на сцену преступления. Но откуда вы знаете? It has been our consistent position that the use of chemical weapons by anyone, anywhere, under any circumstances should not happen, and any perpetrator of such an act should be held accountable. सुरक्षा परिषद की बैठक ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन रूस के दौरे पर थे। मॉस्को में उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की, लेकिन सीरिया और राष्ट्रपति बशर अल असद के भविष्य पर आम राय नहीं बन सकी। More and more evidence continues to be gathered. It is possible that the threshold necessary to charge individuals, including Bashar al-Assad, may be achieved. Если с ИГИЛ действительно нужно бороться и можно ИГИЛ победить, не пытаясь свергать режим, то, свергнув режим, вполне можно не то что не победить ИГИЛ, а... अमेरिका और रूस का मानना है कि उनके रिश्ते सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। We may be at an all-time low in terms of relationship with Russia. Russia's a strong country. We're a very, very strong country. Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего деградировал. सीरिया में 4 अप्रैल को खान शेखून शहर में रासायनिक हमले में 31 बच्चों समेत 86 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने हमले के लिए असद सरकार को दोषी माना था और सीरिया सरकार पर पहली बार मिसाइल हमला किया था। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इधर रासायनिक हमले पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने इसे एक साजिश करार दिया है। राष्ट्रपति असद ने कहा कि रासायनिक हथियारों के आरोप मनगढ़ंत हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने हमले को सीरिया सरकार को बदनाम करने की कोशिश बताया। असद ने कहा कि हमले से सीरिया की हथियार क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सुरक्षा बलों ने 1 साल पहले ही रासायनिक हथियारों के भंडारों को नष्ट कर दिया था। उन्होंने प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने पर प्रतिबद्धता भी जताई। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका को आशंका है कि उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। चीन ने सभी पक्षों से संयम बनाए रखने की अपील की है, तो उत्तर कोरिया ने दोहराया है कि वो किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। कोरियाई प्रायद्वीप की तरफ अमेरिकी युद्धपोत के बढ़ने के साथ ही इलाके में तनाव बढ़ गया है। उत्तर कोरिया की परमाणु परीक्षण की तैयारियों के बीच अमेरिका ने युद्धपोत रवाना किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उत्तर कोरिया को लेकर धैर्य जवाब देता जा रहा है। We talk trade, we talk a lot of things, and I said the way you're going to make a good trade deal is to help us with North Korea. Otherwise, we're just going to go it alone. That'll be all right too. उत्तर कोरिया के परमाणु मसले पर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि इस मामले में चीन उसकी मदद करेगा। बदले में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को अच्छे कारोबार का लाभ देने का वादा किया है। हालांकि चीन एक तरफा कार्रवाई का विरोध कर रहा है। 我相信你非常清楚，中方一向反对在国际事务中动辄使用单边制裁的做法。当然，我们尤其反对这些单边制裁损害中方的利益。 तनाव के बीच दक्षिण कोरिया ने भी सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति सैन्य अभ्यास देखने पहुंचे। जापान ने आशंका जताई है कि उत्तर कोरिया सरीन गैस से लैस मिसाइल से हमला कर सकता है। 弾頭について、この着弾させるという能力については、すでにこの北朝鮮は保有している可能性があるわけでございまして。 अमेरिकी चेतावनी के बावजूद उत्तर कोरिया पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि वो हमलावर देश के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुरुवार को लीबिया में एक बड़ा हादसा हो गया। त्रिपोली में लीबिया तट के पास एक नाव के डूबने से 97 लोगों के लापता होने की खबर है। इनमें 15 औरतें और 5 बच्चे भी शामिल हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ तब नाव पर अलग अलग अफ्रीकी देशों के 120 लोग सवार थे। ये सभी प्रवासी थे जो यूरोप पहुंचने की कोशिश में थे। तट के करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर हुए इस हादसे के बाद तटरक्षकों ने 23 प्रवासियों को समुद्र से बाहर निकाला। नौसेना के मुताबिक लापता हुए लोगों को बचने की उम्मीदें काफ़ी कम हैं। मौसम खराब होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। In Italia, we will see, but when we take the seat, God
don't permit everybody to go in Italy. We are 120 person, 120, but now we are 22 person. सरकार ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए फिर कोशिश करने का निर्देश दिया है। इस मामले में दोनों देश राजनयिक माध्यमों से संपर्क में हैं। भारत का कहना है कि कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए 13 बार कॉन्सुलर भेंट के लिए निवेदन किया गया, जिसे पाकिस्तान ने नहीं माना। हालांकि मौत की सजा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत को सशर्त कॉन्सुलर भेंट की पेशकश की थी। We are obviously in touch with Pakistan through our High Commission, and we are pursuing this matter through our High Commission right now. कि ये जो लक्ष्य हमने अपने सामने रखा है, देश की भावनाओं और देश की लीडरशिप की जो भावनाएं हैं जो इसमें जुड़ी हुई हैं, उसके ध्यान में जो हमने ये लक्ष्य अपने सामने रखा है, उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयासरत हैं। 8 राज्यों में 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। उसने 4 राज्यों में 5 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 1 और कर्नाटक की 2 सीटों पर कब्जा बरकरार रखा। टीएमसी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1-1 सीट मिली है। जीत का यह जश्न बीजेपी को उपचुनाव में मिली कामयाबी का है। दिल्ली में राजौरी गार्डन सीट बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से छीन ली है। बीजेपी अकाली गठबंधन के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी चंदेला को 14,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। आम आदमी पार्टी यहां तीसरे नंबर पर रही। हम दिल्ली के पिछले 2 साल में दिल्ली सरकार ने जितने काम किए हैं, उसके दम पे दिल्ली का नगर निगम का चुनाव जीतेंगे और पूरी शिद्दत से जीतेंगे। दिल्ली प्रदेश बीजेपी कोटि कोटि उनको धन्यवाद देती है और मुझे पूरा विश्वास है यही रिजल्ट, ये दिल्ली का मूड है और यही एमसीडी में भी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बांधवगढ़ सीट जीत ली है। बांधवगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार शिवनारायण सिंह ने कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री सिंह को हराया। वहीं कांग्रेस नेता सत्यदेव कटारे के निधन से खाली हुई सीट पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। यहाँ सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत विजयी हुए हैं। उन्होंने बीजेपी के अरविंद भदौरिया को हराया। कांग्रेस के लोगों ने बड़ी मेहनत की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी असंतोष था, जनता में असंतोष था। इसके अलावा बीजेपी ने हिमाचल की भोरंज, असम की धेमाजी और राजस्थान की धौलपुर सीट पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने कर्नाटक की नंजगुड और गुंडलपेट सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। नंजनगुड सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार काले एन केशव मूर्ति ने बीजेपी के प्रत्याशी श्रीनिवास प्रसाद को 21,000 से ज्यादा वोटों से हराया। वहीं गुंडलपेट सीट पर एमसी मोहन कुमारी ने जीत दर्ज की है। We will definitely the result has given us more strength so that we will face the election in 2018 more stronger and come back to power. We have never expected that Srinivas Prasad is going to lose in such a big way, and we tried our level best. But you know what all things happened last 3-4 days. पश्चिम बंगाल की कांथी दक्षिण सीट पर तृणमूल कांग्रेस की चंद्रिमा भट्टाचार्य ने जीत दर्ज की है। वहीं झारखंड की लिट्टीपाड़ा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साइमन मरांडी विजयी हुए हैं। इन सभी सीटों पर 9 अप्रैल को उपचुनाव कराए गए थे। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीनगर लोकसभा सीट के 38 बूथों पर कल फिर मतदान हुआ। इन बूथों पर महज 2% मतदाता ही वोट करने पहुंचे। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले गए। श्रीनगर सीट पर रविवार को उपचुनाव के दौरान व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी। भीड़ ने करीब 100 मतदान केंद्रों पर तोड़फोड़ की। इस दौरान झड़प में 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यहां दोबारा मतदान कराने का फैसला किया था। वोटों की गिनती 15 अप्रैल को होगी। कोलकाता हाई कोर्ट के जज सीएस कर्णन ने मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 6 अन्य जजों के खिलाफ समन जारी किया है। उन्होंने अपने खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने वाले प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर समेत सभी जजों को 28 अप्रैल को उनकी आवासीय अदालत में पेश होने के लिए कहा है। सीएस कर्णन ने SC/ST एक्ट के तहत यह आदेश जारी किया है। हालांकि इस आदेश पर अभी वैधानिक स्पष्टता नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने सीएस कर्णन से उनकी प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां छीनी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिका में ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है।
मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के मुद्दे पर गुरुवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। बीएसपी की ओर से दायर याचिका में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया और मामले की जांच की मांग की गई है। We have taken several grounds, including challenging the introduction of the EVM and not bringing the VVPAT in all the seats in spite of directions of the Honorable Supreme Court. We have a sorry and sad state of affairs where the government has not released funds to buy the VVPAT paper trail machines, and only about 58,000 paper trail machines exist against an EVM list of about 16 lakhs. केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के दावे को खारिज किया है। हारने के बाद निराश होके, हताश होके सरकार के खिलाफ गलत प्रचार करना शुरू किया है। अभी जो उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, गोवा और मणिपुर में 4 स्टेट्स में बीजेपी जीत के सरकार बनाया, वो भी वो पच नहीं पा रहे। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद बीएसपी, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। बजट सत्र के दौरान संसद में भी ये मामला उठा था। बुधवार को कई विपक्षी दलों ने इसी मुद्दे पर राष्ट्रपति से शिकायत की थी। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी। ईवीएम पर उठ रहे सवालों के बीच उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने भारतीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और राज्य में निकाय चुनाव के लिए नई ईवीएम की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का सुझाव दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के पास अभी 2006 के पहले की ईवीएम है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कई पार्टियों ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और आने वाले चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दो राह समय के रथ को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, बिखरता सामाजिक ताना बाना, गुम होते सरोकार और भागम भाग भरी जिंदगी जब घने अंधेरे की उदासी में ले जाती है तो दिनकर का प्रकाश उसे उम्मीद के उजाले से भर देता है। विरासत में इस बार जोश और जज्बे के शानदार कवि रामधारी सिंह दिनकर। तमिलनाडु में सूखे से जूझ रहे किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने किसानों को राहत देने के लिए अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे किसानों को 1 महीने का वक्त हो गया है। तमिलनाडु में किसानों के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है और 2 मई तक जवाब तलब किया है। इधर दिल्ली के जंतर मंतर में तमिलनाडु के किसानों के धरने का 1 महीना पूरा हो गया है। उनकी शिकायत है कि प्रधानमंत्री से लेकर राज्य सरकार कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है। इनके समर्थन में महाराष्ट्र के किसान भी धरने पर हैं। We will continue our agitation till our goal is achieved, till our problem is solved, till the Prime Minister sees us and accepted our requisition. And if he will do anything for us, then we will leave. We will be here till our death. For the past 31 days, we are sleeping in the road. You are seeing this is road. साल भर मेहनत करते सालों साल और 1 घंटे में पूरा ओले की बारिश ने बर्बाद कर दिया। तो ये कुदरत का नेचुरल एंड मैन मेड क्लाइमेटी ये बहुत ही मतलब पैमाने में है। तो इसको मतलब एक सोल्यूशन निकालने के लिए सरकार ने कदम उठाना पड़ेगा और इसमें कर्जा माफ करना चाहिए। इससे पहले 4 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सहकारी बैंकों से कर्ज लिए सभी किसानों का कर्ज माफ करने का आदेश दिया था। तमिलनाडु में पिछले 2 साल से सूखा पड़ा है। इसके चलते कई किसानों ने आत्महत्या की है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इन्होंने शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली सरकार पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के खिलाफ सारे सबूत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। शुंगलू कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के प्रशासनिक फैसलों में नियमों की अनदेखी, मंत्रियों के दफ्तर में की गई नियुक्तियों पर सवाल उठाए हैं। कहां का ये भ्रष्टाचार का से लड़ने की ढोंग करने वाली ये पार्टी है। इन लोगों ने किस तरीके से इन लोगों ने भ्रष्टाचार को फैलाया है, इसकी हम लोगों ने बात करी और निवेदन किया
कि FIR लॉन्च होना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, क्योंकि शुक्लू कमेटी ने भी इसको गंभीर आरोप और गंभीर अनियमितताओं को बताया है। और मुंबई की एक विशेष अदालत ने विवादित धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अदालत से सोमवार को नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने को कहा था, क्योंकि वो जांच में काम में सहयोग नहीं कर रहे हैं। निदेशालय ने उन्हें कई बार नोटिस जारी किया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने नाइक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। देश आज स्वतंत्रता सेनानी, संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। इस मौके पर विशेष कार्यक्रम संसद भवन परिसर में हो रहा है, जहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों की नौकरियों में आरक्षण की वकालत की। बाबा साहेब को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार में वो देश के पहले कानून मंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर देश में डिजिटल प्रणाली से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई अहम शुरुआत करेंगे। इनमें व्यापारियों के लिए भीम आधार प्लेटफॉर्म, भीम के लिए नकदी वापसी और बोनस योजना शामिल हैं। इसके अलावा वो करीब 75 शहरों में कैशलेस भुगतान प्रणाली की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री भीम के लिए 2 नई पहल, नकदी वापसी और रेफरल बोनस की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना के मेगा ड्रॉ विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र में इस साल स्वाइन फ्लू से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे प्रदेश में 10 अप्रैल तक इस बीमारी की वजह से 101 लोगों की जान चली गई। पारे के उतार चढ़ाव के चलते इस बीमारी का वायरस तेजी से फैल रहा है। अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में 182 लोगों में H1N1 वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि तापमान बढ़ने के साथ साथ मरीजों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करोड़ों अंशधारकों के लिए खुशखबरी है। EPFO बोर्ड ने फैसला किया है कि EPFO की स्कीम में 20 साल या इससे ज्यादा समय तक राशि जमा कराने वालों को लॉयल्टी कम लाइफ के तहत 50,000 रुपए तक का अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलेगा। साथ ही आजीवन अक्षमता का शिकार होने पर 20 साल से कम समय तक EPFO में योगदान करने पर भी अतिरिक्त फायदा अंशधारक को मिलेगा। EPFO सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने यह भी सिफारिश की है कि अंशधारक की मौत हो जाने पर 2.5 लाख रुपए या न्यूनतम सम एश्योर्ड भी मुहैया करवाया जाए। सिफारिशों को सरकार की अनुमति के बाद लागू कर दिया जाएगा। इसे शुरू में 2 वर्ष के लिए प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा, बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी। मार्च में निर्यात में 27.6% की तेज बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने कुल निर्यात 29.23 अरब डॉलर का रहा। पेट्रोलियम पदार्थों, कपड़े, इंजीनियरिंग गुड्स और आभूषणों का अच्छा खासा निर्यात हुआ है। आयात में भी 45.25% की बढ़ोतरी हुई और ये 39.66 अरब डॉलर का रहा। वहीं व्यापार घाटा 10.43 अरब डॉलर का रहा। और अब बात मौसम की। लगातार बढ़ते तापमान से लोगों का हाल बेहाल है। ओडिशा के टिटलागढ़ में गुरुवार को लू लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अहमदाबाद नगर निगम ने अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है। लू की थपेड़ें शरीर को झुलसा रही हैं। कोई छाते से तो कोई कपड़े से सर और चेहरा ढककर खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगा है। जूस और नारियल पानी लोगों का सहारा है। हालांकि नारियल पानी के बढ़े दामों से भी लोगों को पसीने आ रहे हैं। पहले 15 रुपए 20 रुपए में एक मिलता था नारियल पानी, अभी 40 रुपए में हो गया। फिर भी क्या कर सकते हैं, धूप ज्यादा हो तो नारियल पानी पीना ही पड़ेगा। पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है।
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना समेत देश भर में कई जगह तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया है। लोग झुलसा देने वाली गर्मी से बेहाल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को गर्मी से निपटने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। अभी नई गर्मी सेट हुई है तो अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से हम खुद को एडजस्ट करें, बट ऑब्वियसली ब्रेक हमारे कम हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी गर्मी से राहत की उम्मीद कम है। आने वाले दिनों में गर्मी के तेवर और कड़े होंगे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 17 अप्रैल के बाद तेज गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खेलों की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। महिला एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने कल खेले गए मुकाबले में इंडोनेशिया की फित्रियानी को 1 घंटे तक चले मैच में 19-21, 21-17, 21-8 से मात दी। वहीं अब सिंधु का सामना कैरोलिना मारिन से होगा। हाल ही में हुए इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में सिंधु ने कैरोलिना मारिन को हराकर खिताब पर कब्जा किया था। उधर पुरुष एकल में भी बी साई प्रणीत ने प्री क्वार्टर फाइनल जीतकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रणीत ने चीन के कियाओ बिन को 21-15, 21-23, 21-16 से हराया। क्वार्टर फाइनल में प्रणीत का मुकाबला थाईलैंड के तानुंगसाक साइन सोमबुनसुक से होगा। पुरुष एकल के एक और मुकाबले में श्रीकांत ने इंडोनेशिया के एहसान मौलाना मुस्तफा को कड़े मुकाबले में 21-18, 15-21, 21-13 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना चीन के शी युकी से होगा। ईसा मसीह के बलिदान को याद करने के मकसद से दुनिया भर में आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। इस मौके पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। गुड फ्राइडे के दिन गिरजाघरों की कोई सजावट नहीं की जाती। दरअसल जिस दिन ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया गया और उन्होंने अपने प्राण त्यागे, वो दिन शुक्रवार था। इस वजह से ही इस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। यीशु ने ईश्वरीय प्रेम से सराबोर होकर मानवीय शरीर का खुशी खुशी बलिदान किया था। दरअसल ईसा मसीह इस संसार को दुखों से मुक्ति दिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद के लिए दुख स्वीकार किया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला। पाकिस्तान से सटी सीमा पर गिराया 10,000 किलो का गैर परमाणु बम। हामिद करजई ने हमले को बताया अमानवीय और खौफनाक। दस विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को 5, कांग्रेस को 3 सीटें। श्रीनगर लोकसभा सीट के 38 बूथों पर महज 2% वोटिंग। शनिवार को मतगणना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज। नागपुर में डिजिटल भुगतान से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री। 75 शहरों में कैशलेस भुगतान प्रणाली का होगा ऐलान। देश भर में गर्मी से बुरा हाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से तैयारियों पर मांगा जवाब। राजस्थान में पारा 45 के पार। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का शानदार प्रदर्शन। पीवी सिंधु, श्रीकांत और प्रणीत क्वार्टर फाइनल में स्पेन की कैरोलिना से सिंधु की भिड़ंताज। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत। नमस्कार।